नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो भी 3 क्लासेस कंप्लीट की हैं कि पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, इस तरीके से हमने क्लासेस को कंप्लीट किया, इन टॉपिक को उन क्लासेस में कंप्लीट किया है। हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट सभ्यता मानी जाती है और है भी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम ये देखेंगे कि सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी बेहतर थी और ऐसा क्या हुआ सडन कि इतनी विकसित सभ्यता का पतन हो गया। हम इसके सभी पॉइंटों पर चर्चा आज की क्लास में करेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमिंग है वो 2350 ईसा पूर्व से तकरीबन 1750 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। और अब ये टाइमिंग, ये समय कैसे निकाला जाता है? ये रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से निकाला जाता है। अब ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या होती है? वैसे तो ये सामान्यतः भूगोल का विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हमको खुदाई में साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती हैं, उस पर जो भी फॉसिल्स लगे होते हैं, मीन्स जीवाश्म जो होते हैं, जैसे मिट्टी का जो उस पर लगा, उस पर जो मिट्टी लगी हुई है या कौन से जीव जंतु, उस पर लगे हुए जो भी हमारे फॉसिल्स हैं, जो भी जीवाश्म हैं, उनको लैब में ले जा कर के उनकी टेस्टिंग की जाती है और उससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये जो पदार्थ है जो इस पर लगा हुआ है, ये कितने साल पुराना है। तो उससे हम ज्ञात करते हैं इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके परिचय, हम आज इसके परिचय पर चर्चा करेंगे। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। किस इतिहासकार ने कौन सा कथन बोला है जो पेपर में पूछा जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे और इसके पतन की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि साहित्यिक स्रोत हमको ऐसा तो नहीं कह सकते कि मिला नहीं है, लिपि मिली है, परंतु वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है और पढ़ी न जाने की वजह से हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान समय में भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता है, ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी और प्रथम विस्तृत सभ्यता थी। इसके समकालीन ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही उस कालखंड में थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी कई सभ्यताएं थीं, परंतु ना तो वो सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जितनी विकसित थी और ना ही इतनी विस्तृत थी। जैसे इसके समकालीन 3 सभ्यताएं सामान्यतः मानी जाती हैं। पहली मिस्र की नील नदी के किनारे जो डेवलप हुई सभ्यता थी। दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला एवं फरात नदी के किनारे पर विकसित हुई। और तीसरी चीन की सभ्यता जो कि हांगो नदी के किनारे इसका विकास हुआ। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला? उस समय ASI के जो महानिदेशक थे मिस्टर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में काम चल रहा था, तो और उनके जो सहायक थे, उनकी टीम मेंबर थे मिस्टर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और भी लोग थे। तो उनमें से एक दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, जो कि पाकिस्तान के मानकोमरी में स्थित है। और इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद हम ये लेंगे कि इसका विस्तार हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये एक ऐसी सभ्यता थी कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमोत्तर भाग में इसके सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि सभ्यता का विकास सिर्फ भारत में हुआ है, भारत के अलावा भी इसका विस्तार हमको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की तरफ भी दिखाई पड़ता है। अगर हम भारत में इसके विस्तार की बात करें तो भारत में उत्तर की तरफ जो जम्मू कश्मीर के पास मांडा है, चिनाब नदी के किनारे हमें इसके कुछ
साक्ष्य मिलते हैं इसके विकास के। और दक्षिण में हमें दायमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे है वहाँ से मिलते हैं। अगर हम पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे पर विकसित हुआ। और इसके बाद चौथा है सोतका गेंडोर जो कि दास के नदी के किनारे पर स्थित है। ये चारों जो साइट हैं ये इसके चारों पॉइंट जो चारों दिशाएं हैं उसका निर्धारण करते हैं कि उस कालखंड में कहाँ कहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए थे। इसके अलावा गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है। इन सब से इसकी प्रमुख साइट मिलती हैं। और पाकिस्तान से विशेष करके कराची से और सिंध बलूचिस्तान से और सिंध से। इसके बाद अफ़गानिस्तान में अगर हम बात करें तो हमें वहाँ से शोरतगोई, मुंडीकाक और इन दो प्रमुख क्षेत्र जो हैं यहाँ से हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद आता है सभ्यता का आकार कैसा था। इस सभ्यता का आकार सामान्यतः त्रिभुजाकार ही है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, चूँकि बहुत विस्तृत सभ्यता मानी गई है, तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार हमको देखने को मिलता है। इस सभ्यता के अंतर्गत हमको 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से के, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट। ये सब मानव प्रजातियां हैं। इसके बाद हम नगरीय नियोजन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोणीय थी। उत्तम जल का प्रबंधन था जिसके साक्ष्य हमको धौलावीरा से मिलते हैं। इसके बाद सड़कें सामान्यतः कच्ची ही होती थी, परंतु मोहनजोदाड़ो से हमको पक्की सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि सामान्यतः जो यहाँ पर घर थे, जो खिड़की दरवाजे थे, वो सब मकानों की खिड़कियाँ, रोशनदान पक्की ईंटों के बने हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो रोशनदान और इनके दरवाजे होते थे ये मुख्य सड़क की ओर ही ये खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद माना गया है जहाँ पर दरवाजे एवं खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। इसके बाद प्रदूषित पानी के निस्तारण के लिए नालियाँ बनाई गई थी, वो भी ढकी हुई थी ताकि मच्छरों से उनकी सुरक्षा की जा सके, मक्खियों से, उसमें गंदगी का प्रवेश ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था तो हमको आज भी ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़िए शहरी क्षेत्रों में भी नहीं देखने को मिलती। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है कि कालीबंगा और रंगपुर में ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से मकान कच्ची ईंटों के थे। बाकी सब जगह आप देखोगे कि पक्की ईंटों के ही मकान हमको मिल रहे हैं, पक्की ईंटों के दरवाजे मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में हमको मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं। ईंटों का अनुपात भी हम याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है 4:2:1 इसका रेशियो रखा गया था। शहरों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया था। अब ये 2 भागों में किस प्रकार का विभाजन था? देखिए, सबसे पहले हमने पश्चिम भाग में बांटा था और पूर्वी भाग में, उत्तर दक्षिण नहीं था, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग, इन 2 भागों में हमने शहर का विभाजन किया था। ये विभाजन इसलिए था, जैसे साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर, कि जो पूर्वी भाग था इसमें सामान्यतः मध्यम लोग रहते थे जो साधारण वर्ग के थे, लेकिन जो पश्चिमी भाग था यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग के रहने के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची 4 दीवारियाँ मिली हैं, बेहतर बहुमंजिला इमारतों के साक्ष्य हमको यहाँ पर मिले हैं। तो इस तरीके की चीज़ें से देखने से ये समझ आता है कि 2 वर्गों में विभाजन था उस समय पर शहर का। इसके बाद अपवाद के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि धौलावीरा एक ऐसी साइट थी जो जिसके शहर 3 भागों में विभाजित था। मतलब सामान्यतः तो 2 भागों में मिलता है, लेकिन धौलावीरा एक ऐसी साइट थी जिसका विभाजन हमें 3 भागों में मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है चन्हुदड़ो, ये गुजरात में है, ये दुर्ग रहित था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है स्पेशली,
कि चनहुदड़ों को में बाकी सब जगह आप देख रहे हो दुर्ग मिल रहे हैं, लेकिन चनहुदड़ों में एक भी दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ से हमको मनके बनाने कारखाना मिला है, मतलब जो कॉस्मेटिक का सामान है वो हमको यहाँ से मिलता है। ये दुर्ग रहित था, प्राचीर भी यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा से हमको अन्नागार जैसे भवन प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अन्न को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह थे ये, तो अन्नागार के साक्ष्य हमको सिर्फ हड़प्पा से ही मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से तो स्नानागार, इससे तो सभी परिचित हैं कि स्नानागार मिला है। और जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के विषय में कहा था, ये कथन आप याद कर लीजिएगा, कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। ऐसा कथन जॉन मार्शल के द्वारा मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में कहा गया था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उस कालखंड में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की चीज़ें हैं, और हम उसका आगे वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं हम उस विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ की राजनीतिक विशेषता कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, हर विषय पर हम अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस कालखंड के विषय में हमने जैसे कि बोला हुआ है कि जो उसके टाइम के इम्पॉर्टेंट कथन थे, अगर हम उन कथनों की बात करें, उन कथनों पर चर्चा करने की बात करें, तो हमारे लिए बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम उस कालखंड के बारे में हमसे पेपर में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ पॉइंट उसके यहाँ पर देख लें, उस पर चर्चा कर लें। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि इस संस्कृति के विषय पर जो लिखने का तरीका देखा गया है वो काफ़ी विवादित रहा है, या है भी। कोई बोलता है बाएं से दाएं है, कोई बोलता है दाएं से बाएं है। तो अभी कोई डिसाइड तो है नहीं, क्योंकि लिपि को ही नहीं पढ़ा जा सका है। तो इसको हम बुस्टो-फ्रेडल शैली के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, ईंट मिल रही है, मनके मिल रहे हैं, मृदभांड मिल रहे हैं, अधिकांश मोहरें मिल रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमको यहाँ से, इसकी प्राप्ति सामान्यतः हमको यहाँ पर होती है। किसने क्या खोजा है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो कालक्रम रहा है, जो इसका काल निर्धारण रहा है, वो किस प्रकार का रहा है। ये पूर्व हड़प्पाई चरण के बारे में अगर हम देखेंगे कि हड़प्पा से पहले का चरण क्या था, कितना था, तो ये 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के पास का माना जाता है। फिर परिपक्व हड़प्पाई चरण ये 2600 से तकरीबन 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके बाद उत्तर हड़प्पाई चरण ये 1900 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। इसके बाद कार्बन 14 की अगर हम बात करते हैं तो वो 2350 से 1750 के आसपास की टाइमिंग मानते हैं। और ये टाइमिंग बोली किसने थी 2350 से 1750? ये क्लासिफिकेशन था मार्शल जी का, जो कि ऑथेंटिक माना गया है। बाकी तो मॉर्टिमर व्हीलर का है, उन्होंने 2500 से 1500 BC बोला है। DP अग्रवाल जी ने 2350 से 1750 के आसपास बोला है। मैके ने 2800 से 2500 के आसपास बोला है। लेकिन जो ऑथेंटिक माना गया है वो बेसिकली इनको ही माना गया है, मार्शल जी के। फिर हम इसमें ये देख सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हम यहाँ पर आधार देखिए, मेसोपोटामिया और हड़प्पा में बेसिकली अंतर क्या था। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी ये कीलाक्षर थी, हड़प्पा की भाव चित्रात्मक थी। फिर इसमें अगर हम नगर नियोजन की बात करते हैं तो ये कम विकसित था, हड़प्पा पूर्ण विकसित था। फिर हम ईंट की बात करेंगे तो ये कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अब पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। मोहर की बात करेंगे तो ये बेलनाकार थी और यहाँ पर चौकोर थी। इस पे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फिर आता है ताम्र पाषाणी कृषि संस्कृति का विकास, आगे हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है।
जैसे हमें ऐसे कुछ स्थल मिले हैं जहाँ से हमको ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं, जैसे बलूचिस्तान, पाकिस्तान का कुल्ली नाल संस्कृति, वो हमको यहाँ पर मिलती है और है ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित। इसके बाद हम बलूचिस्तान ले लेंगे। बलूचिस्तान के बाद में हम यहाँ पर ले लेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में हम बात करेंगे। चनहुदड़ो के बाद में इन्होंने लिया है हमारी हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम यहाँ पर पूरा देखेंगे कि ये जैसे हड़प्पा सिंधु संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आता है राजस्थान संस्कृति। तो राजस्थान संस्कृति को हम सोती संस्कृति के रूप में आगे देखते हैं। फिर इसका हम भौगोलिक विस्तार पर चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि भौगोलिक विस्तार पर चर्चा वही चीज़ है जो हमने पहले की है। फिर इसके बाद में हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी वो होंगी हड़प्पा की जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं उन पर चर्चा करने के बाद वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। ये सारी स्थितियों पर चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका पतन कैसे हुआ उस पर इतिहासकारों के विभिन्न जो मत हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। और आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।